Hello everyone, welcome back your favorite channel Behra Classes. This is me Rahul सत्ताम. आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी. हिंदी में बोलते हैं पादप भ्रूण की या भ्रूण विज्ञान बोल सकते हैं. ये किस चीज में देखने जा रहे हैं? एंजियोस्पर्म में. इसलिए हम इसको बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं. इसलिए हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म. अब हम बात करेंगे, कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं. तो हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने जा रहे हैं. तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए? बॉटनी पढ़ रहे हैं तो बॉटनी में सबसे पहले साइंटिस्ट है थियोफास्टस. इसलिए फादर ऑफ बॉटनी भी थियोफास्टस को कहा जाता है. तो थियोफास्टस ने क्या किया? थियोफास्टस ने क्या किया कि पहली बार एब्जॉर्ब किया, पहली बार देखा डेट पाल्म में पॉलिनेशन की प्रोसेस. तो पहली बार एब्जॉर्ब किसने किया था? थियोफास्टस ने. तो फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड पॉलिनेशन इन डेट पाल्म. दूसरे साइंटिस्ट आते हैं एनग्रू. एनग्रू ने क्या किया? इन्होंने कंफर्म कर दिया कि फ्लावर में टोटल 4 पार्ट होते हैं. कैलिक्स होता है, कारोला होता है, एंड्रूसियम होता है, गाइनोसियम होता है. तो इन्होंने कंफर्म कर दिया कि जो एंड्रूसियम की जो यूनिट होती है जिसको स्टैमन्स बोलते हैं, वो स्टैमन्स जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. इन्होंने पहली बार कंफर्म किया. किसने? एनग्रू नामक साइंटिस्ट ने. इन्होंने क्या किया था? इसको लिख लेते हैं. इन्होंने पहली बार कंफर्म किया. ही confirmed that stamen is a male reproductive part. Is a male reproductive part. यहीं पास लिख सकते हैं reproductive part. तो एनग्रू ने यही काम किया. तीसरे साइंटिस्ट आते हैं कैमरेरियस. ठीक है. और कैमरेरियस ने क्या किया? इन्होंने बताया कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. तो अगले साइंटिस्ट कौन थे? थर्ड नंबर साइंटिस्ट थे कैमरेरियस. ये कैमरेरियस ने क्या किया? इन्होंने बताया कि प्लांट्स में भी सेक्सुअलिटी पाई जाती है. सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स. ठीक है. अब अगले साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था कार्ल राउटर. कार्ल राउटर ने क्या किया? पहली बार बताया कि पॉलिनेशन में इंसेक्ट का रोल होता है. आपको पता है पॉलिनेशन कई मेथड्स के थ्रू हो सकता है. एयर की तरह, एयर से हो सकता है, एनीमोफिली कहलाएगा. कई सारे इंसेक्ट से हो सकता है, कई सारे एनिमल से हो सकता है, कई सारे मतलब फ्रॉग से हो सकता है, बैट से हो सकता है, स्नैक से हो सकता है. तो पॉलिनेशन कई चीजों से होता है. तो इनके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया. तो एक साइंटिस्ट है, ये कितने नंबर है? थर्ड नंबर साइंटिस्ट है. तो थर्ड नंबर साइंटिस्ट का नाम क्या है? कार्ल राउटर. कार्ल राउटर जो है, ये साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो पॉलिनेशन में जो रोल होता है वो इंसेक्ट में होता है. तो रोल ऑफ इंसेक्ट है ना. तो रोल ऑफ इंसेक्ट. तो पहली बार बताया कि पॉलिनेशन में इंसेक्ट का, कीड़ों का रोल होता है. इंसेक्ट इन पॉलिनेशन. हिंदी वाले, परागण में इंसेक्ट का महत्वपूर्ण रोल होता है. ठीक है. तो इन्होंने ये बताया. और इन्होंने पहली बार पॉलिन ग्रेन की मॉर्फोलॉजी को भी स्टडी की थी. तो लिख सकते हैं इसमें स्टूडाइज्ड
स्टोडाइड मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलन ग्रेन। आपको पता है पॉलन ग्रेन जो होता है उसकी मार्फोलॉजी की स्टडी किसने की थी? कॉल राउटर ने की थी। अब हम बात करेंगे चौथे साइंटिस्ट जिसका नाम था MIC, और ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, MPPSC में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है? MIC। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया एम्ब्रॉयलॉजी में। MIC ने पहली बार पॉलन ट्यूब की डिस्कवरी की थी। कौन से प्लांट में? पोर्ट्यूल्यूका प्लांट में की थी। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए कि MIC ने क्या किया था? इन्होंने डिस्कवरी ऑफ पॉलन ट्यूब की डिस्कवरी की, और कौन से प्लांट में? इन पोर्ट्यूलाका प्लांट्स में, ठीक है। तो ये देखा गया। अब देखिए पहली बार, देखिए इसके पहले एंजियोस्पर्म से पहले कौन था? जिम्नोस्पर्म था, है ना। तो जिम्नोस्पर्म में ही पॉलन ट्यूब का एवोल्यूशन हो चुका है। तो ये बात याद रखने वाली बात है। तो एवोल्यूशन ऑफ पॉलन ट्यूब कहां हुआ था फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम इन जिम्नोस्पर्म में। पहली बार पॉलन ट्यूब की जो प्रोसेस देखी गई वो कहां देखी गई? जिम्नोस्पर्म में देखी। अब एक साइंटिस्ट है जो इस बार के MPPSC में पूछे गए हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है क्या? नोवास्चिन, है ना। तो ये नोवास्चिन नामक साइंटिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोवास्चिन नामक साइंटिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछे भी गए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये डिस्कवरी करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और ये डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है? ये फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म में देखा जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये जिम्नोस्पर्म में भी देखा गया। कहा? नीटल्स ऑर्डर में देखा गया है, ठीक है। तो नोवास्चिन ने पहली बार डिस्कवरी की थी क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में हम अच्छे से लिख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार के MPPSC में आया था। और दूसरी बात, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज तो हो गई, किसने की? नोवास्चिन ने की। और डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है? मेनली फीचर है एंजियोस्पर्म का, लेकिन ये जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। तो फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। और थोड़ी मात्रा में ये जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। तो लिख सकते हैं ऑल्सो प्रेजेंट इन सम जिम्नोस्पर्म। कुछ जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। और कौन से ऑर्डर में ये पाया जाता है? नीटल्स। जी यहां पास साइलेंट है, तो नीटल्स ऑर्डर में पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो हमने अभी तक 5 साइंटिस्ट देख लिए हैं। अब एम्ब्रॉयलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, और ये पंचानन माहेश्वरी को हम फादर ऑफ एम्ब्रॉयलॉजी कहते हैं, और इन्हीं को हम फादर ऑफ
इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी भी कहा जाता है। ये एम्ब्रायोलॉजी के फाउंडर भी हैं और फादर भी है, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रायोलॉजी इन एंजियोस्पर्म, है ना। एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रायोलॉजी का डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब करना किया कौन? प्रोफेसर पंचानंद माहेश्वरी ने किया। तो ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है और ये हमेशा पूछे भी जाते हैं, इसलिए हम उसको रेड में लिखते हैं। क्या है? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी, ठीक है ना, माहेश्वरी। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार क्या किया था? एम्ब्रायो कल्चर किया था, ठीक है ना। इनके बारे में ऐसा पता होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा भी होता है, ठीक है ना। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ही वॉज फाउंडर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी, प्लांट एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। दूसरी बात, इन्हीं को हम बोल सकते हैं फादर ऑफ प्लांट इंडियन एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या है? फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी, प्लांट एम्ब्रायोलॉजी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब इनकी बुक पूछ ली जाती है कि ये बुक कौन से लिखे थे, तो इनकी बुक लिख लेते हैं, बहुत पूछी जाती है। बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रायोलॉजी किस पर? इन एंजियोस्पर्म। ये उनके बुक का नाम था, किनके? डॉक्टर या प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, ठीक है। अब देखिए, अगले साइंटिस्ट आते हैं और ये भी साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है। इन साइंटिस्ट का नाम है ई हैनिंग। ई हैनिंग ने क्या किया? इन्होंने पहली बार क्या किया? एम्ब्रायो कल्चर और टिश्यू कल्चर किया। दोनों एक साथ ही थे, पंचानन माहेश्वरी और ई हैनिंग एम्ब्रायो कल्चर के लिए माने जाते हैं, है ना। तो अब ये दोनों साइंटिस्ट साथ में ही थे, तो ये क्या किए? इन्होंने एम्ब्रायो कल्चर किया, ठीक है। एम्ब्रायो कल्चर में क्या किया? टिश्यू कल्चर, एम्ब्रायो टिश्यू का कल्चर किया, है ना। तो टिश्यू कल्चर, ठीक है। एम्ब्रायो से पूरा प्लांट बना दिया, एम्ब्रायो कल्चर, ठीक है। और इनको जो सपोर्ट किया था, किसने किया? सपोर्टेड बाय लैबियस। तो लैबियस साइंटिस्ट ने इनको सपोर्ट किया, किनको? ई हैनिंग को। देखिए, अगले साइंटिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इनका नाम है गुहा और माहेश्वरी। दो साइंटिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, गुहा एंड माहेश्वरी। तो गुहा और माहेश्वरी ने क्या किया? इन्होंने क्या किया? एंथर कल्चर। और आपको पता है कि एंथर जो होता है या स्टैमन जो होता है या पॉलन जो होता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जब एंथर कल्चर किया जाएगा तो पूरे के पूरे जो प्लांट बनेंगे वो मेल ही बनेंगे,
इट मीन्स ये जो प्लांट होंगे एंड्रोजेलिक प्लांट होंगे। आपको पता है एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ जो प्लांट प्राप्त किए जाएंगे हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त किए जाएंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, गुहा और महेश्वरी ने एंथर कल्चर किया। एंथर कल्चर को हम बोल सकते हैं पॉलन कल्चर, है ना, क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। तो पॉलन कल्चर भी बोल सकते हैं ऑफ धतूरा। कौन से प्लांट की बात कर रहे हैं, धतूरा प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब कल्चर किया तो देखा कि जो भी प्लांट प्राप्त हो रहे हैं वो मेल मेल है, क्योंकि आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जब कल्चर करेंगे तो मेल प्लांट मिलेंगे ना। तो ऑब्टेन किया, ऑब्टेन्ड एंड्रोजेनिक प्लांट, एंड्रोजेनिक प्लांट। और ये प्लांट कैसे थे, हैप्लोइड प्लांट्स थे। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात। तो अभी तक हमने जो देखा वो क्या था, ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा। क्या क्या हमने देख लिया, एक बार और देख लेते हैं। देखिए हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले थियोफास्टस देख लिया। थियोफास्टस ने पहली बार क्या किया कि डेट पॉल में पॉलिनेशन जैसा कुछ होता है ये बता। दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एनग्रू। एनग्रू ने बताया कि जो स्टेमन होता है वो मेल रेप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कंफर्म कर। तीसरे साइंटिस्ट कैमरेरियस थे। कैमरेरियस ने बताया कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी चीज पाई जाती है, तो ये बता दिया। अब देखिए अगले साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्ल राउटर, इन्होंने बताया कि पॉलिनेशन परागण की विधि में इंसेक्ट की महत्वपूर्ण योगदान होता है, रोल ऑफ इंसेक्ट इन पॉलिनेशन, ये बता दिया। और पहली बार मॉर्फोलॉजी किसकी स्टडी की, पॉलन ग्रेन की। पॉलन ग्रेन आपको पता है थ्री लेयर का स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होना चाहिए, बताएंगे इसी क्लास में। आगे हम बात करते हैं एमआईसी। एमआईसी ने डिस्कवरी किया पॉलन ट्यूब का। और पॉलन ट्यूब का कहां डिस्कवरी किया, ये पूछ लिया जाता है किसमें, पोर्ट्युलाका प्लांट में, ठीक है। और आपको पता है कि पॉलन ट्यूब का एवोल्यूशन कहां से हुआ, जिम्नोस्पर्म से। नॉस्चिन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ये, क्योंकि इस बार पूछे भी गया। तो नॉस्चिन जो थे उन्होंने डिस्कवरी की डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन हिंदी में बोलते हैं। और ये मेनली फीचर है किसका, ये एंजियोस्पर्म का फीचर है, लेकिन कभी कभी ये जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। और कहां पाया जाता है, नीडल्स में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम डॉक्टर या प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी की बात, इनको हम फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रोयोलॉजी कहा जाता है और फाउंडर भी कहा जाता है। इनकी बुक का भी नाम मैंने बताया। फिर ई हैनिंग की बात की है, ई हैनिंग के बाद गुहा एंड माहेश्वरी की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे एम्ब्रोयोलॉजी के बारे में डिटेल से। तो देखिए आपको पता है एल्गी से मैं ये चीज पढ़ा रहा हूं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, लाइफ साइकिल के बारे में। तो एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल होती है मेनली जो होता है डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप की होती है ना, डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है। इसमें डिप्लॉयड स्टेज कौन हो सकता है, देखिए आपको पता है डिप्लॉयड कौन होगा, बताइए खुद बताइए। तो डिप्लॉयड स्टेज जो होगा उसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। और ये कैसा होगा, डिप्लॉयड, इट मींस 2n होगा। डिप्लॉयड स्टेज इसमें ज्यादा पाई जाएगी, हैप्लॉयड कम पाई जाती। दूसरा हैप्लॉयड कौन हो सकता है,
हैप्लॉइड कौन हो सकता है बताइए? तो हैप्लॉइड हो सकता है गैमेटोफाइट। और आपको पता है कि गैमेटोफाइट कैसा होगा? एन होगा, हैप्लॉइड होगा। अभी देखिए, जब मैं एल्गी से पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने एक चीज बताया था कि एल्गी के बाद क्या आता है। मैंने बताया था, एल्गी हमने पढ़ाया, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट पढ़ाया, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट पढ़ाया, टेरिडोफाइट के बाद क्या पढ़ाया आपको पता है? जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद ये एंजियोस्पर्म। तो एल्गी से जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, किसमें? एंजियोस्पर्म में। तो क्या हुआ? तो देखिए, जो गैमेटोफाइट कंडीशन है, एल्गी से जब हम एंजियोस्पर्म की तरफ जाते हैं तो गैमेटोफाइट कंडीशन या गैमेटोफिटिक पोजीशन कम होते जाती है, जबकि स्पोरोफिटिक पोजीशन क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो यहां पास आपको देखना चाहिए कि यहां गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट क्या होती जा रहा है? लगातार कम होते जा रहा है। अगर मैं यहां से क्वेश्चन निकालूं कि सबसे वेल डेवलप्ड गैमेटोफाइट किसका होगा, एल्गी का होगा कि एंजियोस्पर्म का होगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि सब शुरू में एल्गी में गैमेटोफाइट ज्यादा है, गैमेटोहैप्लॉइड कंडीशन ज्यादा थी। वहां पास डिप्लॉयड कंडीशन सिर्फ जाइगोट भर में दिखी थी, एक जगह पर। लेकिन एंजियोस्पर्म में रिड्यूस गैमेटोफाइट, रिड्यूस का मतलब सबसे कम गैमेटोफाइट कंडीशन देखी गई है। अब हम बात करेंगे स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट की कंडीशन हम बात करते हैं, स्पोरोफाइट। तो जैसे जैसे एल्गी से इधर की तरफ बढ़ते हैं एंजियोस्पर्म की तरफ, तो स्पोरोफाइट कंडीशन डेवलप होते जाती है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज्यादा अच्छा या वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट किस में पाया गया, तो किस में पाया जाएगा? एंजियोस्पर्म में। लेकिन सबसे ज्यादा रेड्यूस स्पोरोफाइट किस में है? तो एल्गी में देखा गया है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होगा? पॉलन ट्यूब के जरिए होगा। और पॉलन ट्यूब कैसा है? पॉलन ट्यूब जो होता है ऊपर से नीचे तक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब मतलब समझ रहे हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। पाइप को हम क्या बोलते हैं साइंस में? साइफन बोलते हैं। इसलिए इसमें साइफन में गैमीट को स्थानांतरण होता है। इसी वजह से इसको हम साइफेनोगैमस टाइप कहते हैं। तो यहां पास एक बात याद रखनी चाहिए कि इसको पेज चेंज करते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अगर, तो देखिए यहां पास जो रिप्रोडक्शन होगा, मैंने बताया विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब, है ना? तो यहां पास जो रिप्रोडक्शन होगा पॉलन ट्यूब के जरिए होगा। तो विथ द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब। अब जब पॉलन ट्यूब के जरिए जो रिप्रोडक्शन होगा, तब इसको क्या बोलेंगे? तब इसको बोलेंगे साइफेनोगैमस टाइप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। साइफेनोगैमस टाइप का यहां पास क्या होता है? यहां पास साइफेनोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वो भी कौन सा? सेक्सुअल। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन यहाँ पास कई चीजों से हो सकता है, तो यहाँ वेरिएशन देखे गए हैं, जिसको हम ग्रेट वेरिएशन कहते हैं, अलग अलग चीजों से होता है। तो अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन के, वैसे इसको सब डिटेल हम पढ़ेंगे,
लेकिन अभी हम इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हैं, तो पॉलिनेशन की बात करते हैं। पॉलिनेशन जो है, ये जो पॉलिनेशन है, यहां ग्रेट वेरिएशन देखा गया है, ग्रेट वेरिएशन देखा गया, ग्रेट वेरिएशन देखा गया। अब ग्रेट वेरिएशंस देखे जब गए, तो देखिए आपको पता है जो पॉलिनेशन होता है वो कई चीजों से हो सकता है। सपोज करिए अगर एयर से हो रहा है तो कौन सा होगा, एनीमोफिली होगा, एनीमोफिली होगा, ठीक है। अगर पॉलिनेशन बाया एयर के थ्रू हो रहा है तो एनिमोफिली कहेंगे, जबकि अगर वाटर के थ्रू हुआ तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिली, जबकि एनिमल के थ्रू हुआ तो उसको बोलेंगे जूफिली। अब एनिमल के थ्रू हो सकता है, बैट के थ्रू हो सकता है, और कुछ बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, कुछ स्नैक्स के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, तो ये जूफिली के अंतर्गत आए। अब आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें कौन सा है फीचर, एंजियोस्पर्म का फीचर क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पास हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्टिलाइजेशन। वैसे इसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन हम अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है यहां पास जो फर्टिलाइजेशन होने वाला है, डबल फर्टिलाइजेशन होने वाला है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन होने वाला है, हिंदी वाले दोहरा निषेचन बोलते हैं इसको। अब आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या, यहां पास दो प्रकार के मेल गैमीट होते हैं। तो इसको हम डिटेल से देखते हैं अगले पेज में। तो फर्टिलाइजेशन यहां पास कैसा होगा, डबल फर्टिलाइजेशन, हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन। अब ये दोहरा निषेचन दो प्रकार के मेल गैमेट होते हैं यहां पास। पहला जो एक मेल गैमेट कैसा होगा, वन मेल गैमीट, जो कैसा होगा, हैप्लॉइड। और दूसरा, अच्छा पहला जो मेल गैमेट है वो किससे जाके फ्यूज होगा, ये फ्यूज होगा फीमेल गैमेट से। तो वन फीमेल गैमेट से ये भी कैसा है, हैप्लॉइड है। और दोनों जब फ्यूज होते हैं तो बनता क्या है, जायगोट बनता है। और ये जायगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। अब दूसरा वाला, एक तो मेल गैमेट इसमें हो गया, दूसरा जो मेल गैमेट है, एक मिनट इसको थोड़ा सा, एक मेल गैमेट यहां यूज हो गया और दूसरा मेल गैमेट इधर यूज होगा। तो दूसरे मेल गैमेट की बात करते हैं, तो वन मेल गैमेट, ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और ये किससे फ्यूज करेगा, फीमेल से नहीं फ्यूज करेगा, ये सेंट्रल सेल से फ्यूज करेगा, ठीक है ना, सेंट्रल सेल से फ्यूज करेगा। और सेंट्रल सेल में क्या होता है, एन प्लस एन कंडीशन होती है ना। तो अब देखिए एन 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 टोटल मिला के कितने एन, 3n हो गया। और ये बन जाता है 3n ट्रिप्लॉइड, जो कहलाता है, ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म। ये कैसा होता है, 3n होता है। अब देखिए ये हो रहा है इसके बाद फर्टिलाइजेशन, ये हो चुका है, जायगोट बन चुका है, तब हो रहा है ये। तो ये कंडीशन कब हो रही है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो रही है ना। तो ये कंडीशन कब हो रही है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद हो रही है। और कैसी कंडीशन बन रही है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन बन रही है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस चीज को ही हम बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। तो पूछ लिया था ट्रिपल फ्यूजन कहां होता है, तो कहां होता है,
एंजियोस्पर्म होता है और डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू। तो यहाँ पास देखिए एन था और यहाँ पास देखिए एक एन और फिर एन, ये मिल करके क्या बना दिए, ट्रिपल एन। इसी वजह से इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन, है ना। लेकिन यही एंजियोस्पर्म तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो रहा, लेकिन जिम्नोस्पर्म जब मैंने पढ़ाया तो जिम्नोस्पर्म में हमने ये देखा कि ये चीज जो हो तो रही है लेकिन बिफोर फर्टिलाइजेशन हो रही है ना। और यहां पर जो एंडोस्पर्म बन रहा है ट्रिप्लॉइड बन रहा है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड नहीं बनता, वहां पास बनता है हैप्लॉइड, है ना। तो दोनों में फर्क है, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होगा जबकि एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन बना के पूछ सकता है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। एक चीज हो रहा है बिफोर फर्टिलाइजेशन और एक चीज हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऐसा हो रहा है ना। और ये चीज हो रहा है जिम्नोस्पर्म के अंदर मेगास्पोर के जर्मिनेशन के बाद। तो ये चीजें देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म में ऐसा कहां हो रहा है। तो इन जिम्नोस्पर्म तो जिम्नोस्पर्म में देखा गया कि जो एंडोस्पर्म बन रहा है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड। दूसरी बात, एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनना, लेकिन यहां पास एंडोस्पर्म बनेगा बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, हिंदी वाले फर्टिलाइजेशन के पहले इसमें एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग जान लीजिए, ठीक है ना। अब दूसरी बात, बाय जर्मिनेशन, बाया जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर, जब मेगास्पोर का जर्मिनेशन होता है तब एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। तो आप इसको पता होनी चाहिए। अब अगली बात जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, की पॉइंट, एक तरह का हेडिंग करिए की पॉइंट। पूछ लिया जाता है कि एंजियोस्पर्म के जो लाइफ साइकिल है उसमें फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट कौन है। तो फर्स्ट सेल स्पोरोफाइट तब बनेगी जब फ्यूजन होगा। फ्यूजन कब होगा, मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करेंगे तभी तो डिप्लॉइड बनेगा। हैप्लॉइड हैप्लॉइड जब फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉइड बनेगा, और डिप्लॉइड को ही स्पोरोफाइट कहते हैं। तो फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट कौन है, जायगोट है ना। तो यहां पास हम लिख सकते हैं फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट कौन है, जाइगोट है। डिप्लॉइड कौन है, जाइगोट है। तो ये नोट करने वाली बात थी, इसलिए आप लोग नोट करिएगा। दूसरी बात, लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट इन मेल कौन है। मेल में लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट कौन है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं। तो ये क्या है, लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट इन मेल। मेल में अगर देखा गया तो लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट कौन है, तो इसको हम बोल रहे हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। क्योंकि ये पॉलन से निकलती है तो ये पॉलन मदर सेल कहलाती है, पॉलन मदर सेल बोलते हैं, ठीक है।
अब अगर पूछा जाए लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट इन फीमेल, तो क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये कैसा है? ये डिप्लॉइड है। ठीक है, तो अगर थर्ड कंडीशन में ये पूछ लिया गया कि लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट यहां पास गलत लिख दिया मैंने क्या? ये यहां पास थोड़ा सा गलत, ये वाला हटा लीजिएगा, स्पोरोफाइट। ठीक है, लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट इन फीमेल। फीमेल में कौन सा है? ये है मेगा स्पोर, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो ये कैसा होगा? ये भी कैसी होगी? डिप्लॉइड। तो यहां पास हमने की पॉइंट में देखा कि स्पोरोफाइट कंडीशन क्या है। अब हम बात कर लेते हैं गैमेटोफाइट की कंडीशन। तो देखिए, आपको पता है कि जो पॉलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वही अगर उसी में मियोसिस हो जाता है तो ये हैप्लॉइड बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए फोर्थ नंबर कंडीशन क्या है कि फर्स्ट, वैसे इसको डिटेल में सब जानेंगे लेकिन आपको ये लिखा होना चाहिए नोटबुक में। तो फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट इन मेल, मेल में पहला हैप्लॉइड क्या कौन होगा? तो जो आपको मैंने बताया माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड थी, उसी का जब हम अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तभी तो बनेगा हैप्लॉइड। तो बनेगा क्या? माइक्रोस्पोर बनेगा, है ना? तो यहां पास क्या होगा? माइक्रोस्पोर बन चुका है। माइक्रोस्पोर को हम एक बात और बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन बोल सकते हैं। अच्छा, दोनों में फर्क क्या होता है? पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर दोनों एक ही है, लेकिन यदि जब एंथर, आपको पता है एंथर के अंदर, जब घर के अंदर जब हो मेल वाला स्पोर, तो उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं। मतलब एंथर के जब अंदर हो, जब उसकी सुरक्षा वाली कंडीशन हो, तो माइक्रोस्पोर कहेंगे। लेकिन जैसे ही एंथर रैप्चर हुआ, एंथर डेhiscence हुआ, जैसे ही एंथर फट गया तो वो माइक्रोस्पोर बाहर निकल जाता है, तब उसी को हम बोलने लगते हैं पॉलन ग्रेन। दोनों ही एप्लॉइड होते हैं। आगे की बात करते हैं। फिफ्थ नंबर कंडीशन में क्या है कि फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट इन फीमेल, गैमेटोफाइट इन फीमेल, तो इसमें जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फीमेल वाला होगा, इसको हम बोलेंगे मेगा स्पोर बोलेंगे। ठीक है, ये भी हैप्लॉइड होगा। अब एक चीज और पूछा जाता है कि लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट कौन है? एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट, है ना? तो छठवां नंबर लिख सकते हैं, लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट इन मेल। अगर मेल में होगा तो मेल गैमीट होगा, अगर फीमेल में होगा तो वो फीमेल गैमीट होगा। तो लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट इन फीमेल, तो ये कौन होगा? फीमेल गैमीट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए माइक्रोस्पोरोफिल किसको बोलते हैं, ये देख लेते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी चल रही है, इंट्रोडक्शन। माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? स्टैमन्स को माइक्रोस्पोरोफिल्स बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ये स्टैमन को। आपको पता है स्टैमन क्या है? इंड्रूसियम की यूनिट है ना?
तो इकाई है। तो अगर स्टेमन का ग्रुप बना दिया जाए, ग्रुप समूह बना दिया जाए, तो वही कहलाने लगता है क्या, एंड्रूसियम कहलाने लगता है ना। तो एंड्रूसियम यही है ना। तो एंड्रूसियम की यूनिट जो है स्टेमन है। इतनी बात याद रखने वाली बात है ना। स्टेमन जो है ना कैसे दिखता है वो पता ही है, मार्फोलॉजी में मैंने अच्छे से पढ़ाया है, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, दिस इज एंथर, एंथर से जुड़ा होता है, फिलामेंट जहां से जुड़ा होता है, कनेक्टिव बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। अब हम बात माइक्रोस्पोरोफिल की बात हो चुकी है, तो हम मेगा स्पोरोफिल की बात करते हैं। मेगा मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, है ना। तो माइक छोटे लोग होते हैं जो, वो मेल लोग होते हैं बेचारे, और मेगा जो होता है बड़ा, फीमेल। तो मेगा स्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल जो है ये फीमेल के लिए बात किया जा रहा है। और जो फीमेल है ना उसको हम कार्पल बोलते हैं या पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, या इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि कार्पेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्पेल के ग्रुप को हम गाइनोसियम बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। और गाइनोसियम की यूनिट क्या है, गाइनोसियम की यूनिट होती है क्या, कार्पल। एंडोसियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमन्स होती है। कैसे दिखता है ये कार्पल, देखिए पिस्टल कैसे दिखता है, देख लीजिए अच्छे से देखिएगा। ये देखिए, ये होता है ये स्टिग्मा, सुराही जैसे दिखता है। ये होता है स्टाइल, ये होता है ओवरी, स्वैलन पार्ट। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। ये सब इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, पहले से आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता। तो हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। अच्छा, ये क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सैक को बोलते हैं, जहां पॉलन ग्रेन रहता है। एंथर के अंदर ऐसा गोल वाला पार्ट, पॉलन ग्रेन जहां रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलन सैक बोलेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम मेगास्पोरेंजिया की। मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया की अगर बात कर रहे हैं, तो आपको पता है जहां मेगा स्पोर रहता हो, मेगा स्पोर कहां रहता है, ओव्यूल, है ना। मेगा स्पोर के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल, ठीक है ना। तो ये जो ओव्यूल है, ये क्या है, मेगा स्पोरेंजिया, ये क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल है, ठीक है ना। और ओव्यूल जो है मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन ओव्यूल, मोस्ट कॉमन ओव्यूल जो है, एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूं। कौन सा है ओव्यूल, बाइटैगमिक एनाट्रोपस, बाइटैगमिक एनाट्रोपस। जबकि अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, तो वहां यूनिटैगमिक ऑर्थोट्रोपस मोस्ट कॉमन है। ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें, तो आपको याद होना चाहिए। इस बार की क्वेश्चन में पूछ लिया गया था एम्ब्रियोसैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ लिया गया था, दिखाऊंगा मैं इसका क्वेश्चन। तो एम्ब्रियोसैक क्या होता है, एम्ब्रियोसैक। वैसे ये सेकेंड क्लास में आपको और ज्यादा डिटेल, और ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन आज इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ही हम पूरा डिटेल देख ले। एम्ब्रियोसैक जो होता है ना, वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ये क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। और कैसा होता है ये,
ये हैप्लॉइड होता है। वैसे एमपीपीएससी ने इतना ही पूछ खत्म कर दिया, लेकिन अदर पीएससी में देखा जाए तो एम्ब्रियो सैक के बारे में एक चीज और पूछी जाती है, ये कितने सेल स्टेज होती है। तो ये जो सेल स्टेज अगर देखा जाए तो इसमें 7 सेल होती है, 7 सेल्ड होती हैं। और टोटल न्यूक्लियस की बात करें तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो ये चीज पूछना चाहिए एमपीपीएससी को, इतना सरल पूछ लिया। फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियोसेक कहते हैं, इतना सिंपल पूछ लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मदर सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो मदर सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट कौन है? तो ये है माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कौन, ये क्या है? माइक्रो स्पोर या पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो यही है। अब ये पूछ लिया जाता है ये कितने स्टेज है मेल गैमेटोफाइट, तो ये 3 सेल्ड 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। ये चीज याद रखने वाली बात है, तो आपको याद रखना चाहिए। वैसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आगे। अब हम बात करेंगे मदर सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कौन है। तो आपको पता है मेगास्पोर। तो अगली बात करते हैं मदर सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कौन है? ये है मेगा स्पोर। ठीक है, अब बात करेंगे मदर सेल ऑफ पॉलन ट्यूब, है ना। तो यहां से हम थोड़ा सा और डिटेल देखने जा रहे हैं। मदर सेल ऑफ पॉलन ट्यूब। मदर सेल ऑफ पॉलन ट्यूब किसको बोलते हैं? ट्यूब सेल को बोलते हैं, ट्यूब सेल्स को बोलते हैं। और ये ट्यूब सेल्स कहां से बनती हैं? पॉलन ग्रेन के अंदर लेयर्स होती हैं, एक बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली एंटाइन। एक्साइन के अंदर भी 2 लेयर होती है, लेकिन उसको अभी नहीं बताऊंगा, वो सेकंड क्लास। तो ट्यूब सेल जो होती है ना, ये पॉलन ग्रेन, देखिए पॉलन ग्रेन का एक्सटेंशन है, कौन से लेयर का? इंटाइन का एक्सटेंशन है। तो ये ट्यूब सेल किसका एक्सटेंशन है, ये पूछा जाता है। तो एक्सटेंशन एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन, इंटाइन लेयर है ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में इंटाइन एक लेयर है, उसी का ये एक्सटेंशन है, क्या? ट्यूब सेल या पॉलन ट्यूब की बात। अब हम आगे बात कर रहे हैं, अगला पॉइंट है मदर सेल ऑफ मेल गैमेट कौन है? मदर सेल ऑफ मेल गैमेट तो कौन है? ये है जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। अभी यहां पास ये सिंगल लाइन वाला है, इसलिए आपको अच्छे समझ में नहीं आया होगा। जेनरेटिव सेल के अंदर हम देखते हैं 2 मेल गैमेट बनते हैं, है ना। तो 1 जेनरेटिव सेल इक्वल्स टू 2 मेल गैमेट। अब ये कैसे बना, ये आगे समझ में आने वाला है वैसे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म कौन है। एंडोस्पर्म कौन बनाता है, उसका मदर कौन है? तो मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म तो कौन है? ये है सेंट्रल सेल।
सेंट्रल सेल से ही तो फ्यूज होता है, तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन सेंट्रल सेल है। और सेंट्रल सेल में क्या होता है, कंडीशन N+N, 2N का कंडीशन होती है। तो हम बात कर रहे हैं एम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट है ये एंजियोस्पर्म। तो हम फ्लावरिंग प्लांट है तो इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो हम वैसे मार्फोलॉजी में मैंने अच्छे से बता चुका है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। एम्ब्रायोलॉजी पढ़ने से पहले हेडिंग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता है फ्लावर किस में लगा होता है। फ्लावर लगा होता है एक डंठल से। ऐसे फ्लावर कभी तोड़ के लेके आते तो ये डंठल दिखता है। ये डंठल को हम क्या बोलते हैं, पेडिसेल बोलते हैं। और जहां से फ्लावर लगा होता है उसको हम रिसेप्टिकल बोलते हैं। अब ये रिसेप्टिकल्स में हम देख रहे हैं कि बाहर की तरफ छोटी छोटी पंखुड़ियां निकली हुई हैं, ऐसे मना भी लीजिए आप लोग, ऐसे। ये पहली जो पंखुड़ी है जो प्रोटेक्टिव है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या कहलाती है, प्रोटेक्टिव वॉल क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। अब हम बात करेंगे दूसरी वॉल की। दूसरा वॉल जो होता है वो कलरफुल होता है। कलरफुल क्यों होता है, आपको पता है, अट्रैक्शन के लिए। अट्रैक्शन किसको अट्रैक्ट करता है, कीटों को, जो पॉलिनेशन कर रहे हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये कलरफुल कौन होता है, करोला होता है। और करोला के बाद आपको पता है थर्ड वर्ल आता है। इस थर्ड वर्ल को हम बोलते हैं एंड्रोसियम या स्टेमन्स बोल देते हैं यूनिट। ये है स्टेमन्स। और सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव जो होनी भी चाहिए, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव है गाइनोसियम। और ये गाइनोसियम, ये स्टिग्मा है, ये स्वेलन पार्ट ओवरी, ऐसे। तो सिंपल सा मैंने बनाया। ये स्टॉल्क जो है, ये स्टॉल्क, इसको ये, ठीक है ना, स्टॉल्क ये के है ना, ये स्टॉल्क जिसको हिंदी में डंठल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेडिसेल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये रिसेप्टिकल्स है। ठीक, ये वाला क्या है, ये है कैलिक्स। और कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, आपको पता है, सैपल्स होती हैं। और सैपल्स किस लिए होते हैं, सैपल्स होते हैं क्योंकि बाहरी लेयर है या बाहरी वर्ल है, तो ये होता है प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए होता है। ये वाला पार्ट कलरफुल जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं करोला। और ये करोला जो होता है कलर, कलर, इसका यूनिट है जो है पेटल्स है। और ये पेटल्स के कलरफुल है तो किसके लिए काम आएगा, अट्रैक्शन के लिए, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात, ये स्टेमन है। स्टेमन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एंड्रूसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रूसियम। और स्टेमन इसकी यूनिट है। और ये स्टेमन किस लिए होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये वाला पार्ट है जो, इसको हम क्या बोल रहे हैं, गाइनोसियम। क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे। और इसकी जो यूनिट है इसको बोलते हैं कार्पल, या इसी को हम बोलते हैं पिस्टिल, दोनों बोल सकते हैं। और ये है पार्ट कौन सा, फीमेल वाला। मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वैसे हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में उसे डिटेल से देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर दो प्रकार से होते हैं। एक एसेसरी वाला होता है, एक नेसेसरी वाला होता है। एसेसरी वालों को हम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, जबकि नेसेसरी पार्ट को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। एसेसरी में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। इसमें दो वर्ल आते हैं। आउटर मोस्ट वर्ल इज, फर्स्ट लेयर जो है कैलिक्स की है, और कैलिक्स के लिए किसके लिए है, प्रोटेक्शन के लिए। जबकि सेकेंड वर्ल को हम करोला बोल रहे हैं, और करोला किसके लिए है, अट्रैक्शन के लिए है। दूसरा,
नेसेसरी वर्ल या नेसेसरी पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो दो है, एक गायनोसियम है, दूसरा एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम जो है थर्ड लेयर है या थर्ड वर्ल है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और दूसरा जो सबसे इनर मोस्ट है वो गायनोसियम है। और गायनोसियम इसलिए है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे मेनली यहां पास हम गायनोसियम सॉरी एंड्रोसियम की बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट की बात। तो अब हम डिटेल से देख लेते हैं थोड़ा सा एक चीज और कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है। मेल रेप्रोडक्टिव पार्ट कौन है आपको पता है, एंड्रोसियम है। कौन है, एंड्रोसियम है। और ये एंड्रोसियम जो है इसकी यूनिट क्या कहला रही है, स्टैमेन, पूछ लिया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए स्टैमेन में क्या क्या होता है, दिस इज एंथर, और एंथर से लटका हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है फिलामेंट। तो ये वाला पार्ट है एंथर, ये वाला पार्ट है फिलामेंट। वैसे सब बता चुका हूं, कहा ये बता दिया है मैंने किसमें, मार्फोलॉजी में। ये जहां से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव, दोनों को कनेक्ट कर। तो हम स्टैमन की बात कर रहे हैं, डिटेल से देखते हैं स्टैमन्स को। तो हेडिंग करेंगे स्टैमन। स्टैमन को हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। पूरे के पूरे स्टैमन को हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैमन ये हो गया। अब देखिए स्टैमन के अंदर हमने बताया क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं। तो पहला पार्ट है एंथर, दूसरा पार्ट है कनेक्टिव, और तीसरा पार्ट है फिलामेंट, है ना। यही तो पार्ट है। वैसे इसके बारे में भी मैंने बता चुका हूं। ठीक है, तो अभी तो हम इसको डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए तीन पार्ट में बटा हुआ है। पहला है एंथर, दूसरा कनेक्टिव, और तीसरा है क्या, फिलामेंट। तो देखिए एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। एंथर जो होता है ना ये कई प्रकार से हो सकता है, इसको हम और फर्दर डिवाइड करेंगे। एंथर को हम जैसे पहला देख लेते हैं बाई लोब्ड, या इसी को हम बोलेंगे डाइथिकस। वैसे हम इसको देख चुके हैं तब भी दोबारा बता रहा हूं, डाइथिकस, या इसी को हम बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, इसी को हम टेट्रालॉकुलर भी बोलेंगे, टेट्रालॉकुलर। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है यूनिलोब्ड, इसी को हम मोनोथीकस बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम बाइस्पोरेंजिएट भी बोलते हैं, बाइस्पोरेंजिएट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी समझाऊंगा। दूसरा है मोनोस्पोरेंजिएट टाइप, मोनो स्पोरेंजिएट टाइप। तो देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा कवरिंग कर लेते हैं। यहां एंथर को हमने तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं, पहला तो है बाइलोब्ड, दूसरा है मोनोथिकस, और तीसरा है मोनोस्पोरेंजिएट। इतने भागों में। अब देखिए तीनों को कहते क्या है, बाइलोब्ड क्यों कहते हैं, ये जो है ना मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। बाइलोब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें दो लोब हैं। देखिए ये एक है और ये एक है,
तो टोटल मिला के कितने लोब हैं? 2 लोब हैं। इसी 2 लोब के अंदर यहां पास स्पोरेंजियम, ये इसको क्या बोलते हैं? ये 2 ठो है, इधर 2 ठो ये है, तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजिया बोलते हैं। चूंकि ये 4 है इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, है ना। और दूसरी बात, इसको माइक्रोस्पोरेंजिएट तो बोलते ही हैं, लेकिन इसको लॉक्यूल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉक्यूल्स बोलते हैं। तो इसको टेट्रालॉकुलर इसलिए क्योंकि 4 लॉक्यूल्स हैं, इसलिए इसको टेट्रालॉकुलर बोल रहे हैं। अगली बात करेंगे, बाइलोब क्यों बोल रहे हैं? डाइथिकस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 लोब है, देखिए एक और ये 2, इसलिए बाइलोब और डाइथिकस। दूसरा, टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया 4 है, टेट्रालॉकुलर 4 लॉक्यूल्स है इसलिए। ठीक है, अब बात करेंगे यूनिलोब्ड। यूनिलोब्ड जो होता है ये सिंगल लोब पाया जाता है, ऐसे सिंगल लोब है, और इस सिंगल लोब से ये एंथर और सब जुड़ा होता है। यहां पास देखिए 2 माइक्रोस्पोरेंजिया अंदर होते हैं, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं बाइलोकुलर, या इसी को बाइस्पोरेंजिया बोलते हैं। बाइलोकुलर या बाइस्पोरेंजिया बोलते हैं। मेनली ये किसका एग्जांपल है? ये मालवेसी फैमिली का एग्जांपल। रॉ मटेरियल वाली फैमिली, और रॉ मटेरियल वाली फैमिली में क्या क्या आता है? जैसे कॉटन आता है। दूसरा, कॉटन मतलब हिंदी में कपास बोलते हैं। हिबिस्कस, हिबिस्कस मतलब चाइना रोज आता है। ये सारे एग्जाम्पल। मोनोस्पोरेंजिएट की बात करते हैं, तो मोनोस्पोरेंजिएट में केवल एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ना, इसलिए ओनली वन माइक्रोस्पोरेंजिया या ओनली वन स्पोरेंजिया, इतना आया समझ में? जियम, ठीक है। और इसी को हम यूनिलॉकुलर बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक ही स्पोरेंजियम है, इसका मेन है एग्जाम्पल जरूरी, तो इसका नाम एग्जाम्पल है आर स्यूथीबियम, आर स्यूथोबियम, आर सिथोबियम इसका मेन एग्जाम्पल। तो यहां पास मैंने स्टैमन्स के बारे में बताया। कनेक्टिव और फिलामेंट आपको पता है, मॉर्फोलॉजी मैंने बहुत डिटेल से बताया, तो इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपको एंथर के बारे में जानना था, बाइलोब होता है, यूनिलोब्ड होता है, और ये सब आपको बता। अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर। आपको एम्ब्रायोलॉजी में एक कहानी पता होनी चाहिए, एक स्टोरी पता होना चाहिए कि यदि डेवलपमेंट कोई भी एक सेल से हो रहा है, तब हम उसको बोलते हैं लैप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन। जबकि यदि ग्रुप ऑफ सेल, कई सारे सेल मिलके बने, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल हो गया, आर्किगोनियन हो गया, स्पोरोजिनस हो गया, कई सारी सेल जब हो जाए तब वो कहलाती है यू स्पोरेंजिएट कंडीशन। तो यहां पास हम अगला हेडिंग करेंगे लेप्टो, सॉरी लेप्टो नहीं, अगला हेडिंग करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर। डेवलपमेंट ऑफ एंथर। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर जो है वो कई सारी सेलों से होता है। इस वजह से इसको हम बोल रहे हैं कि इसका जो डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। इतना समझ में आ रहा है? यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। इट मींस डेवलपमेंट फ्रॉम या डेवलप्ड फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल, डेवलप्ड फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये होता है।
तो अब हम बात करते हैं पहले कि कैसे ये डेवलप करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक सेल होती है और ये जो सेल है इसके चारों तरफ एपिडर्मिस पाई जाती है। बना लीजिएगा आप लोग। इस एपिडर्मिस में अंदर की तरफ कुछ सेल्स होती हैं, कहीं पास ऐसे डेंस होती हैं और कहीं पास ऐसे थोड़ी हल्की मात्रा में होती हैं। इस सेल्स को हम बोल रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सॉरी, टिश्यू नहीं, सेल्स, क्योंकि टिश्यू भी सेल से बनता है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोल रहे हैं। ठीक। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है आगे चल के क्या डिवाइड करेंगी? डिवाइड करने के बाद ये बना कैसे देता है? देखिए कैसे बन जाता है। ये ऐसे सेल बन जाती है। बना लीजिए आप लोग। अब यहां भी क्या होगा कंडीशन? यहां भी कंडीशन, ये यहां पास थोड़ा डेंस होंगी सेल्स, जबकि इधर थोड़ा वो हो। बाहर की तरफ आपको पता है एपिडर्मिस पाई जा रही है। बना सकते हैं, ये एपिडर्मिस है। अब देखिए ये जो डेंस वाली सेल्स है इसको हम बोल रहे हैं क्या? आर्कीस्पोरियल सेल्स। क्या बोल रहे हैं इसको? आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक है। अब देखिए आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है। ये क्या होता है? डिवीजन होता है, डिवाइड कर जाती है। डिवाइड करके, और कौन सा डिवाइड? पेरी, दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक एंटी क्लीनर एक पेरी क्लीनर। तो पेरी क्लीनर डिवीजन होगा। ठीक है। तो पेरी क्लीनर डिवीजन के थ्रू ये दो प्रकार की सेल बनाती है। अब ये दो प्रकार की सेल कौन कौन सी है? एक को बोलेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरे को बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो टू टाइप्स के यहां पास क्या बनाती हैं? यहां पास दो प्रकार के सेल बनती हैं। एक को बोल रहे हैं क्या? प्राइमरी पेराइटल सेल, जो परिधि बनाएगी या लेयर्स बनाएंगी, और दूसरा है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और ये स्पोरोजिनस सेल कैसी कहां चली जाएगी? सेंटर में चली जाएगी, मध्य में हो जाएगी, है ना। और ये डिवाइड करके यहां पास भी डिवीजन होने वाला है। डिवाइड करके क्या बनाने वाली है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये बनाती माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है। जो कि ये कैसा है? डिप्लॉइड है, 2n है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में यहां पास मियोसिस होगा। और कौन सा मियोसिस होगा? आपको पता होना चाहिए। मियोसिस यहां पास स्पोरिक मियोसिस होगा। स्पोर बन रहा है, स्पोरिक मियोसिस होगा। स्पोरिक मियोसिस जब होगा तो बनने क्या वाला है? बनने वाला है आगे चल के माइक्रोस्पोर्स। और ये कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। इसी को हम पॉलन ग्रेन बोलेंगे। आपको ये तो पता ही होना चाहिए, इसी को तो पॉलन ग्रेन बोलते हैं। और ये कैसा कंडीशन में होता है? चार चार बनते हैं, इसलिए इसको टेट्राड बोला जाता है। टेट्राड मतलब चार की कंडीशन। प्राइमरी पेराइटल सेल जो है ये डिवाइड करेगी। चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद एंथर का वॉल बना देगी। तो वॉल ऑफ एंथर यही बनाने वाला है। ठीक है। अब यहां पास एंथर का जो वॉल है कौन कौन से हो सकते हैं ये देख लेते हैं। तो पहला जो है ना एंथर का वॉल, तो वो तो पहला आपको पता है, अब कभी से चला आ रहा है, एपिडर्मिस। ठीक है ना, ये आई है एपिडर्मिस। दूसरा है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम ये सेकेंड लेयर। तीसरी लेयर जो है मिडिल लेयर है, मध्य वाली लेयर।
मिडिल लेयर, चौथी लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट टैपिटम। तो चार तरह की लेयर बनती है। सबसे आउटर मोस्ट यही है, आउटर मोस्ट यही है, फर्स्ट लेयर यही। एंडोथीसियम जो है ना, ये सेकंड आउटर मोस्ट है, सेकंड आउटर मोस्ट, सेकंड लेयर भी बोल सकते हैं। दूसरा सेकंड इनर मोस्ट कौन है, सेकंड इनर मोस्ट मतलब थर्ड लेयर। और सबसे ज्यादा इनर मोस्ट कौन है, ये वाली। ठीक है, तो अभी तो हमने समझा है, अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे तो और अच्छा बनेगा। तो हम देख लेते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। तो अगला हेडिंग है डायग्राम के थ्रू बनाते हैं हम लोग। पहले देखिए, जो एंथर का स्ट्रक्चर जो होता है ना, तितली के जैसे होता है, बटरफ्लाई की तरह। तो वही बटरफ्लाई बना रहे हैं हम लोग। बटरफ्लाई ऐसे ही होता है ना। यहां पास आपको पता है एंथर, दो एंथर को जोड़ने के लिए क्या पाया जाता है, कनेक्टिव पाया जाता है। तो दिस इज कनेक्टिव, ये क्या है, कनेक्टिव है। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पास जो एंथर है, एंथर के चारों तरफ लेयर पाई जाती है। मैं एक तो बनाता हूं, आप लोग समझ जाइए, दूसरे में अपने से बना लीजिए। यहां जो लेयर पाई जाती है, बाहरी आउटर मोस्ट लेयर, पता ही है आपको कौन सी है। बाहरी आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिडर्मिस है। कौन सी है, एपिडर्मिस है। तो ये जो लेयर है, इसको हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्शन के लिए काम। जो दूसरी लेयर है, यहां पास जो दूसरी लेयर, सेकेंड लेयर जिसको बोल रहे हैं, ये सेकेंड लेयर फाइब्रस होती है, याद रखिएगा। ऐसे ये जो दूसरी लेयर है, ये है फाइब्रस लेयर, फाइबर से बनी हुई लेयर है, इसको फाइब्रस लेयर बोलते हैं। और ये लेयर फाइब्रस लेयर तो होती है, और ये लेयर कहलाती है क्या, एंडोथीसियम। क्या कहलाती है, एंडोथीसियम कहलाती है ना। ये लेयर एंडोथीसियम कहलाती है, फाइबर की बनी हुई लेयर है। एक लेयर और है जिसको मिडिल लेयर, ये कई लेयर्स में बटी होती है। एक लेयर भी हो सकता है किसी किसी में, और किसी किसी में सेवरल भी हो सकता है। सेवरल मतलब कई सारे। तो मैं इसको दो तीन लेयर बना के लेके चलता हूं। ठीक है, दो बना लिया मैंने। अब ये जो लेयर कहलाती है, इसको हम मिडिल लेयर बोलते हैं। कौन सी लेयर है ये, मिडिल लेयर है। इतनी बात समझ में आई। अब एक बात और समझने वाली बात है कि यहां पास ये ऐसे माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर भरे होते हैं, है ना, है ना। तो अब इसके ऊपर भी लेयर होती है। इस लेयर को हम कह क्या सकते हैं, इस लेयर को टैपिटम बोलते हैं। इसके ऊपर भी लेयर होती है ऐसे। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैपिटम। क्या बोलेंगे, टैपिटम बोलेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतनी बात। अच्छा, ये जो छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर यहां पास देखिए, ये वाला और ये वाला, ये जो पोर निकला हुआ है, इसको हम बोलेंगे स्टोमियम। माउथ के जैसे है, माउथ को स्टोमियम साइंस में बोलते हैं। तो स्टोमियम, ये क्या कहलाता है, स्टोमियम कहलाता है। और ये स्टोमियम ऐसी जगह है जहां से जो ये एंथर है, ये ब्रस्ट होता है। ब्रस्ट मतलब समझ आया, डाइसेंट, रैप्चर होता है, फट जाता है। और फिर इसके बाद ये पॉलन ग्रेन
बाहर निकलते हैं, माइक्रोस्पोर बाहर निकलते हैं। अब ये फटेगा कैसे? यहां पास आप देख रहे हैं, यहां पास यहां जो एंडोथीसियम लेयर है पाई ही नहीं जा रही है। यहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, मतलब स्ट्रोमियम में खास बात यह है कि एंडोथीसियम लेयर नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि द प्लेस फ्रॉम फ्रॉम वेयर एंथर जहां से एंथर क्या हो जाए, ब्रस्ट हो जाए या डेहिसेंस हो जाए। डेहिसेंस हो जाए, डेहिसेंस मतलब फट जाए। ठीक है, अब क्यों फटती है? देखिए, यहां मैंने बताया कि ये जो है फाइब्रस लेयर होती है। फाइब्रस लेयर में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव उत्पन्न कैसे होता है? बाहर से नॉर्म मतलब वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसके वजह से ये खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव इतना ज्यादा उत्पन्न हो जाता है कि ये अंतर ही ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, तो यहां ये वाली जगह में, इस जगह में एंडोथीसियम पाई ही नहीं जाती है ना? तो इसको लिख सकते हैं एंडोथीसियम अब्सेंट होती है। एंडोथीसियल लेयर एब्सेंट होती है, पाई ही नहीं जाती। तो आपको एंथर का स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या किसका काम है। तो पहला हेडिंग करेंगे, कौन सा है पहला? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना, कि कुछ सबसे बाहर यही ना है। तो ये कैसी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर है। इसी वजह से इसका काम क्या हो जाता है? प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो ये कैसा हो जाती है? प्रोटेक्टिव लेयर है ये। दूसरी बात कर रहे हैं हम एंडोथीसियम लेयर की, तो अगले पेज में चलते हैं, एंडोथीसियम की बात करते हैं। अगली जो लेयर है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो लेयर है ये सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, और ये मैंने बताया कि ये फाइबर से बनी होती है, तो यहां पास कुछ बैंड्स होते हैं। तो मेड अप बैंड्स ऑफ अल्फा सेलुलोज। सेलुलोज के बैंड्स होते हैं, वो भी कौन सा? अल्फा सेलुलोज को। इट मींस इसको हम क्या कह सकते हैं? तो कॉल्ड एज फाइब्रस लेयर। क्या बोलेंगे इसको? फाइब्रस लेयर। इसी वजह से इसको फाइब्रस लेयर बोला। अब देखिए, एंडोथीसियम में मैंने बताया कि यहां पास क्या क्या एब्सेंट होता है। पहली बात, एब्सेंट इन स्टोमियम। ठीक है, तो स्टोमियम में क्या होगा? एंडोथेसियम लेयर नहीं पाई जाती। दूसरी बात, ये क्या करता है? स्टोमियम में जब नहीं पाई जाती तो ये हेल्प करता है ब्रस्ट या डेहिसेंस करने के लिए। तो हेल्प्स हेल्प्स इन डेहिसेंस। डेहिसेंस डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करता है। दूसरा, ये और किस में एब्सेंट होता है? तो ऑल्सो एब्सेंट इन हाइड्रो चैरिटेसी फैमिली। चैरिटेसी फैमिली। ठीक है, तो ये इसमें नहीं पाया जाता एंडोथीसियम। कुछ और है, तो कुछ क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर किसको बोलते हैं? ऐसे फ्लावर जो जीवन में कभी खुलते ही नहीं है, ओपन ही नहीं होते, और जब नहीं ओपन होते तो उसको क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। अब देखिए, खास बात यह है कि जब वो ओपन होते ही नहीं तो उसमें पॉलिनेशन सेल्फ ही होगा, क्योंकि उसमें पॉलिनेटर आएगा ही नहीं। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इट मींस यहां पास ऑटोगैमी देखी जाती है। तो
ऑल्सो एब्सेंट इन क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अच्छा, मैंने बता दिया क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टो मतलब क्लोज, गैमस मतलब गैमेट। इट मींस यहां पास सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन मींस ऑटोगैमी, स्वतः यहां काम होगा, ऑटोगैमी देखी जाएगी। वैसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पास एंडोथीसियम वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम मिडिल लेयर की ओर जाते हैं। तो अगला हेडिंग करेंगे क्या, मिडिल लेयर। थर्ड पार्ट है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होता है ये किसके लिए होता है, वैसे मोस्ट जो न्यूरिशमेंट, न्यूरिशन पोषण प्रदान करने के लिए, किसको, माइक्रोस्पोर्स को, पॉलन ग्रेन को। तो ये किसके लिए होता है, नरिशमेंट के लिए होता है। नरिशमेंट प्लस प्रोटेक्शन दोनों के लिए। दूसरी बात, यहां देखिए, यहां ये मिडिल लेयर है, मैंने बताया दो प्रकार का हो सकता है। किसी किसी में वन लेयर पाया जाता है और कहीं कहीं कई सारे में बी ऑफ, एक मिनट यहां पास थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, मे बी सेवरल लेयर, सेवरल लेयर। ठीक है, तो कहीं कहीं ये ज्यादा पाए जाते हैं और कहीं कहीं ये कम पाए जाते हैं। तो पहला तो वन लेयर वाली बात करेंगे, दूसरी हम में भी। तो ये सबसे कॉमन, सभी जगह यही पाया जाता है, मोस्ट कॉमन है। जबकि यहां एग्जाम्पल है निकोटियाना, निकोटियाना, इसमें कई सारी लेयर, मिडिल लेयर पाई जाती है। अब देखिए कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें ये मिडिल लेयर एब्सेंट होती है। तो कौन सी फैमिली ऐसी है, तो नोट करने वाली बात है, आप लोग नोट करिएगा। तो इन नेज डेसी फैमिली, तो ये नेजेडेसी फैमिली एंड तुलसी वाली फैमिली कौन सी, लैमिनेसी फैमिली। इसमें क्या होता है, मिडिल लेयर एब्सेंट होता है, पाया ही नहीं जाता। अब हम बात करेंगे टैपिटम की। तो हेडिंग करेंगे फोर्थ नंबर टैपिटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ नंबर है क्या, टैपिटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टॉप टैपिटम जो होती है ना, सबसे अंदर वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है। ये बात तो सबको पता है, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, और दोनों में से अगर पूछा जाए न्यूरिशमेंट, पोषण देने का काम कौन करता है, तो ज्यादा टैपिटम करता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टैपिटम है। तो मेजर नैरिशमेंट, मेजर नैरिशमेंट लेयर है ये। ठीक है, और ये क्या करता है, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, तो ये प्रोवाइड प्रोवाइड न्यूरिशमेंट, इसको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा टू डेवलपिंग डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और न्यूट्रिशन किस दौर पे होता है, ये होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हम बताएंगे आगे क्या होता है। अब देखिए अगला हेडिंग करेंगे टाइप्स ऑफ टैपिटम, टाइप्स ऑफ टैपिटम। तो देखिए टैपिटम के जो टाइप्स हैं ये मेजरली टू टाइप्स के होते हैं। पहला है सिक्रीटरी टैपिटम। पहला कौन सा है,
सिक्रीटरी टैपिटम, और दूसरा है एमीबॉइड, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना अमीबा के जैसे होता है। इट मींस ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, अमीबॉइड टैपिटम। दोनों का फर्क क्या है कि ये सिक्रेटरी इसको क्यों बोल रहे हैं, इसको अमीबॉइड क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं सिक्रेटरी, वजह होगी कुछ ना कुछ। तो ये कुछ ना कुछ सिक्रीशन करता होगा, क्या सिक्रीशन करता है अभी बताते हैं। तो पहला ये है और ये दूसरा ये है। तो देखिए जो सिक्रेटरी टैपिटम है ये मोस्ट कॉमन है। तो सबसे पहली बात ये कैसी है, मोस्ट कॉमन, ज्यादातर यही देखी गई। पहले इसको देख लेते हैं फिर इसको देखेंगे। तो मोस्ट कॉमन है। और दूसरी बात ये सिक्रीट करती है, सिक्रीटरी, सिक्रीटरी इन नेचर। तो इसका नेचर कैसा है, सिक्रीशन करना, है ना। तो ये कैसा है, ये सिक्रीटरी जो है। तो अब देखिए करना क्या होता है, थर्ड नंबर remains non-degraded throughout, यहीं पास लिख लेते हैं, throughout the developing pollen grain, the developing या development of pollen grain। ठीक है, तो pollen grain के डेवलपमेंट के लिए सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब हम अमीबॉइड की बात करते हैं, फिर इसके फंक्शंस भी देख लेंगे। अमीबॉइड जो होता है ना ये रेयर होता है, रेयर, बहुत ही कम पाया जाता है। दूसरी बात इसकी जो वॉल हो जाती है, तो वॉल ऑफ अमीबॉइड, अमीबा के जैसे वॉल हो जाती है। ठीक है, अमीबॉइड टैपिटम, इसकी वॉल जो होती है अमीबॉइड हो जाती है और डिग्रेड होती है, डिग्रेड एट अर्ली स्टेज, शुरुआती स्टेज में, अर्ली स्टेज, एंड बिकम, एंड यहीं पास लिख देते हैं, एंड becomes फ्री इन, ठीक है, फ्री इन pollen sac, pollen sac। और इसी pollen sac को हम क्या बोलते हैं, अभी बताया था, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। अब हम बात करेंगे सिक्रेटरी टैपिटम का फंक्शन देखेंगे। तो अगला हेडिंग करेंगे सिक्रेटरी टैपिटम का फंक्शन। तो हेडिंग करेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शंस इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको देखने वाली बात है। तो फंक्शन में पहला कि ये सिक्रेटरी टैपिटम सिक्रीशन करेगी, क्या सिक्रीशन करेगी, तो सिक्रीशन करती है क्या, ये कुछ एंजाइम्स को, कुछ प्रोटीन्स को। ठीक है, तो पहली बात यही है। तो secretes all the enzymes and protein for development, किसके लिए, for development of pollen grain, pollen grain की डेवलपमेंट के लिए एंजाइम और प्रोटीन का सिक्रीशन किया जाता है। दूसरी बात ये सिक्रीट कौन से एंजाइम करती है, तो ये सिक्रीट करती है कैलेज नामक एंजाइम। ठीक है, अच्छा ये कैलेज बताऊं, कैलेज ठीक, सिक्रीट्स क्या सिक्रेट करती है, कैलेज एंजाइम। अच्छा एक बात बताता हूं, फ्लोएम में आपने देखा होगा सीब ट्यूब,
सीड ट्यूब जो सेल्स होती हैं, जब वो शुरुआती स्टेज में तो ऐसा नहीं होता, मैच्योर जब होती हैं तो उसके चारों तरफ कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है। उसी कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं कैलोस। और फिर यही सीड ट्यूब फ्लोएम प्लग की तरह काम करने लगा। आपको याद आ रहा है? तो कैलेस क्या करता है? उसी कैलोस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो कैलेस का काम क्या है? कैलोस एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और कहां पाया जाता है? तो मैंने फ्लोएम प्लग में बता दिया, सीड ट्यूब के आउटर मेम्ब्रेन में। दूसरा कहां पाया जाता है? दूसरा पाया जाता है पॉलन मदर सेल। किसमें पाया जाता है? देखिए अभी बता देता हूं। तो ये पाया जाता है किसमें? पॉलन मदर सेल, जो कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। जब इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस मतलब रिडक्शन, हाफ में लिख दिया। तो अब रिडक्शन के बाद 4 सेल बनती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। अब ये देखिए 1 2 3, एक पीछे है, 4 बनता है। अब यहां पास जो यहां ये चिपकी होती हैं, ये जो चिपकी होती है, किससे चिपकी होती है? कैलोस से। और कैलोस इज अ कार्बोहाइड्रेट। क्या कहलाता है ये? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना? तो ये कैलोज एंजाइम करता क्या है? कैलेज एंजाइम, ये एंजाइम यही करता है, ये कैलोज को डिसॉल्व करेगा, तभी तो ये फ्री होंगे। फ्री होके माइक्रोस्पोर बनाएंगे ना। तो ये डिसॉल्व डिसॉल्व कैलोज डिसॉल्व कैलोज टू मेक, और क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन फ्री फ्री कर देंगे पोलन ग्रेन को। इतना बात समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट देखते हैं कि और क्या काम है इसके। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा बात यह है कि ये सिक्रेट करता है एंडोल एसिटिक एसिड को, इट मींस ऑक्सीन को। सिक्रेट्स एंडोल एसिटिक एसिड, इसी को हम ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन इज अ ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। फोर्थ बात हम बात करेंगे कि ये पोलन ग्रेन को क्या करता है? न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। पहले ही बता चुका हूं मैं, लेकिन लिख लेते हैं। प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स नोरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है डेवलप कर रहे हैं, उनको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करवाना इसका काम है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 5th नंबर पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, पूछ भी लिया जाता है, कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो देखिए इसका जो सिक्रेशन होता है वो लिपिड नेचर का होता है, लिपिड बॉडी होती है। और इस लिपिड बॉडी को हम यूबिस बॉडी कहते हैं। ठीक है ना? तो इसका जो सिक्रेशन होता है, तो सिक्रीट्स, ठीक है, तो सिक्रीट्स आ लिपिड बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये, कॉल्ड एज यूबिस यूबिस बॉडी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। और ये यूबिस बॉडी क्या करता है? ये फॉर्म करता है, बनाता है एक लेयर। इस लेयर का नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन ये क्या बनाएगा? ये भी बनाएगा क्या? एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये भी क्या बनाता है? तो फॉर्म एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? यहां से क्वेश्चन पूछा यह जाता है कि स्पोरोपोलेनिन क्या है? स्पोरोपोलेनिन जो होता है पूरे बायोस्फीयर में सबसे
हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसके बारे में आप लिख के रखिए। हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। और हार्डेस्ट सब्सटेंस होने की वजह से इसको कोई डिग्रेड कर ही नहीं सकता, कोई भी एंजाइम, कोई भी केमिकल, कोई भी रेडिएशन, कोई भी माइक्रोबियल अट्रैक्शन कुछ इसका बिगाड़ नहीं सकता। इसी वजह से पॉलन ग्रेन कई कई सालों तक क्या होते हैं, पड़े रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। वजह यही है। तो नॉट डिग्रेड, नॉट डिग्रेड्स या डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम, इसका कोई एंजाइम कुछ नहीं कर सकता, कोई केमिकल और रेडिएशन कुछ नहीं कर सकते इसका, और माइक्रोबियल एक्शन, ना तो इसका माइक्रोबियल एक्शन कुछ कर सकता, ना एंजाइम, ना केमिकल, ना रेडिएशन, कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पास मैंने सिक्रीटरी टैपिटम के बारे में डिटेल से बताया, उसका फंक्शन भी बता दिया। अब देखिए एक चीज और है, टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर। तो अगला हेडिंग करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो स्पोर। तो देखिए टोटली ये 5 टाइप के होते हैं अरेंजमेंट के बेस में, क्योंकि आपको पता है ये कैसे कंडीशन में होते हैं, टेट्राड की कंडीशन में। टोटल 5 टाइप के होते हैं, है ना। तो पहला है टेट्राहेड्रल, सबसे कॉमन टेट्राहेड्रल कंडीशन। टेट्राड्स, टेट्राहेड्रल टेट्राड्स की बात कर रहे हैं अगर, देखिए जो सबसे कॉमन है ये देखिए, ये एक हो गया, ये एक पीछे होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन है, तो लिख सकते हैं मोस्ट कॉमन। और कहां कॉमन है, डाइकोट में, द्विबीजपत्री पौधे में। दूसरा है आइसोबाइलेटरल। तो दूसरा आइसो, आइसो मतलब सेम, बाई मतलब दो, लेटरल, लेटरल मतलब पार्स। तो आइसो बाइलेटरल टेट्राड्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो कंडीशंस होंगी कैसी होंगी, देखिए ये सपोज करिए ये टेट्राड्स है, तो दो बराबर बाइलेटरल, दो बराबर भागों में बटा होगा। ये थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो गया लेकिन ये बराबर है, आइसो मतलब बराबर है, 4 टेट्राड होगा। ये भी कॉमन होता है, सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है ये, सेकेंड मोस्ट कॉमन। लेकिन किस में कॉमन होता है, ये मोनोकॉट में। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मोनोकॉट में कौन सा टेट्राड पाया। अब हम बात करेंगे लीनियर की, बात करेंगे लीनियर टेट्राड, थर्ड नंबर लीनियर टेट्राड्स। लीनियर टेट्राड्स की बात कर रहे हैं तो इसमें लीनियर अरेंजमेंट होगा। देखिए कैसे अरेंजमेंट होगा, वैसे ये होता है मेगा स्पोर में, लेकिन हम माइक्रोस्पोर में लीनियर अरेंजमेंट देख रहे हैं। ऐसे होता है 1 2 3 4, ऐसे अरेंजमेंट होता है। अब कौन से फैमिली में होता है, अच्छा मेगा स्पोर में क्या होता है, ये तीनों नष्ट हो जाती है, एक बचता है, लेकिन ये माइक्रोस्पोर है। तो यहां ये साइपरेसी फैमिली की बात कर रहे हैं, साइपरेसी फैमिली। सेपरेसी फैमिली में ऐसा देखा गया है लीनियर वाला। फोर्थ नंबर जो है इंपॉर्टेंट है, टी शेप्ड है, पूछ लिया जाता है। टी शेप्ड वाला जो है इसमें टी शेप अरेंजमेंट होगा, देखिए कैसे, ऐसे होगा। ज्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अरेंजमेंट होगा, ऐसे। तो टी शेप में किसमें पाया जाता, ऑरिस्टोलोकिया में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है ऑरिस्टोलोकिया, ठीक है।
तो फिफ्थ नंबर अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर है कौन सा, इसको बोलते हैं डैकेसेट, डैकेसेट टाइप का। तो डैकेसेट टाइप में अरेंजमेंट जो होता है ये थोड़ा सा अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, ऐसे ये एक ऐसे पाया जाता है, तीसरा ऐसे पाया जाता है और चौथा ऐसे पाया जाता है। तो चार ऐसे माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल इसका क्या है, मैग्नोलिया। ठीक है, तो ये है। अब एक बात नोट करने वाली बात है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए, एक स्पीसीज है जिसका नाम है ऑरिस्टोलोकिया एलिगेंस। ये एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें पांचों प्रकार के टेटार्ड्स पाए जाते हैं, है ना। तो पांचों प्रकार के जो भी हमने देखा है पांचों प्रकार के पाए जाते हैं। तो कौन सा ये नोट करने वाली बात है, कौन सा है ये प्लांट, एरिस्टो एरिस्टोलोकिया, ये एरिस्टोलोकिया एलिगन्स। ये जो प्लांट है इस प्लांट में पांचों प्रकार के पाए जाते हैं टेटा। तो लिख सकते हैं all the above 5 microspore tetard are found। ठीक है, तो इसमें पांचों प्रकार के टेटार्ड कंडीशन पाई जाती हैं। अब एक कंडीशन और है बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके इस एग्जाम में पूछा भी गया था, इस एमपीएपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन एस्कलपीडेसी फैमिली, एस्कलपीडिएसी फैमिली एंड एस्कलपीडिएसी में क्या आता है, मिल्क जिससे निकलता है कैलोट्रोपिस। ठीक है, और दूसरा आर्किडेसी फैमिली एंड ऑर्किडेसी फैमिली। तो ये दो फैमिली में इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपको पता है ना कि जो एंथलोप्स होते हैं ये बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर को ही हम पॉलिनियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, और इस बार के एमपीपीएससी के एग्जाम में ये चीज पूछ लिया गया, मैक्सिमम लोग से बन गया, उम्मीद करता हूं। तो ऑल द pollen all the pollen grain of one anther lobe are packed। कैसा हो जाता है, पैक्ड हो जाता है इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते क्या है, कॉल्ड एज, इंपॉर्टेंट है ये, पॉलेनियम। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करें क्योंकि ये आया भी था। ठीक है, अब डायग्राम से देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां पास ऐसे ये होता है कार्प सेल्स, और इसी कार्प सेल से लटके होते हैं ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ये, और इसी के अंदर क्या भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन भरे होते हैं, माइक्रोस्पोर्स भरे होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये कंडीशन, ये वाला जो है इसको हम बोल रहे हैं कार्प सेल्स। क्या बोलेंगे, कार्प सेल। ठीक है, कार्प सेल। दूसरी बात, ये जो कंडीशन है इसको हम बोल रहे हैं दोनों को पॉलेनियम। और ये पूरा ऑपरेटस क्या कहला रहा है, ये पूरा ऑपरेटस क्या कहला रहा है, पॉलन ट्रांसलेटर। क्या कहलाएगा, पॉलन ट्रांसलेटर।
इसी को हम ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स बोलते हैं। वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि इसको चिड़िया आती है और ये चिड़िया उठा के दूसरे फ्लावर में जाके ऐसे रख देती है, तो इसका ट्रांसलेटर हो रहा, पॉलन ग्रेन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। इसी वजह से ये पूरा मैकेनिज्म पॉलन ट्रांसलेटर कहलाता है या ट्रांसलेटर ऑपरेटर्स कहलाता है। इसमें जो बर्ड्स के थ्रू थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, ऐसा होता है। अब कुछ में ऐसा भी देखा गया है कि कंपाउंड पॉलन ग्रेन होते हैं। कंपाउंड पॉलन ग्रेन, कंपाउंड का मतलब संयुक्त, मतलब साथ साथ रहना। तो जैसे आपको पता है कि जो टेटा माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिसमें क्या होते हैं, ये चारों साथ साथ जीवन भर रह जाते हैं, है ना। तो ऐसे माइक्रोस्पोर या ऐसे पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड पॉलन ग्रेन बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज याद होनी चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा गया। अगला कौन सा है, कंपाउंड पॉलन ग्रेन। अच्छा, कंपाउंड पॉलन ग्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये होता क्या है, अभी बता देता हूं। वैसे बता दिया मैंने कि क्या होता है कि जो भी माइक्रोस्पोर्स जुड़े होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, तो इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में लाइक जैसे एनोना, एनोना, जैट्रोपा, जैट्रोफा, और जैसे टाइफा, टाइफा, और जैसे ड्रोसेरा, ठीक है। ये स्पीसीज में ऑल द फोर माइक्रोस्पोर रिमेन यूनाइटेड, रिमेन यूनाइटेड। तो ये हमेशा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, कंपाउंड पॉलन ग्रेन। अब एक बात और याद रखने वाली बात है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पॉलीस्पोरी, पॉलीस्पोरी, ठीक है। तो पॉलीस्पोरी क्या होता है, देखिए क्या होता है कि आपको पता है कि 4 माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जैसे कस्कूटा, कस्कूटा रिफ्लेक्सा। ये स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें टोटल 11 प्रकार के माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं, टोटल 11 माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं, 11 माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो लिख सकते हैं ऑकुरेंस, ऑकुरेंस ऑफ मोर देन, ऑफ मोर देन 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर से अगर ज्यादा होता है तो इस कंडीशन को हम पॉलीस्पोरी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एक बात बताना भूल गया सिक्रेटरी वाले में, एक मिनट, यहां पास आप एक चीज और लिखना था मुझे कि ये जो होता है ना, ये पॉलीप्लाइडी जो फंक्शन है इसका, तो फंक्शन में एक चीज और बताना था मुझे कि ये शो करते हैं पॉलीप्लाइडी, क्या शो करते हैं, 4th नंबर यहां पास लिख लीजिए, 5th नंबर जो भी है कि शो पॉलीप्लाइडी, ये फेमस है, ठीक है। तो पॉलीप्लाइडी क्यों शो करते हैं, आपको पता है कि टैपिटम का काम होता है न्यूरिशमेंट, न्यूरिशमेंट मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि एंथर के अंदर जब शुरुआत की कंडीशन होती है तो माइक्रोस्कोप कम मात्रा में होते हैं, लेकिन जैसे डिवीजन करते हैं तो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन अधिक संख्या में हो जाते हैं, और जब अधिक संख्या में हो जाते हैं तो उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। न्यूट्रिशन क्या करेंगे, न्यूट्रिशन करेंगे क्या, न्यूट्रिशन करेंगे प्रोटीन का। तो प्रोटीन कहां से बनेगा,
प्रोटीन बनेगा एमआरएनए से। एमआरएनए कहां से बनेगा? एमआरएनए बनेगा डीएनए से। डीएनए कहां से बनेगा? रेप्लिकेशन से, है ना। तो किसी भी सेल में जब डीएनए की कई सारी कॉपियां हो जाती हैं, है ना, कई सारे सेट्स बन जाते हैं, तब उसको बोलते हैं पॉलीप्लाइडी। तो पॉलीप्लाइडी इसलिए हो रहा है क्योंकि संख्या बढ़ रहा है तो न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, तो न्यूट्रिशन तभी, प्रोटीन तभी बनेगा जब सेट ऑफ डीएनए ज्यादा हो, है ना। तो पूरा सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस होगी, डीएनए से फिर एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन हो रहा है, और प्रोटीन फिर यूज कर लिया जाएगा न्यूरिशमेंट के लिए। तो ये सारी कंडीशन ऐसी होती हैं। तो ये सिक्रीटरी टैपिटम जो होती है, पूछा जाता है कि ये पॉलीप्लाइडी क्या करती है? शो करती है। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोटेटाट। अगला हेडिंग करेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो इसके दो मैकेनिज्म है डेवलपमेंट के। पहला है सक्सेसिव सक्सेसिव डेवलपमेंट, और दूसरा है साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस डेवलपमेंट। तो दो प्रकार के यहां पास डेवलपमेंट होते हैं, एक को सक्सेसिव बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं साइमल्टेनियस। अब देखिए सक्सेसिव में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, तो मोस्ट कॉमन टाइप है ये। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि एक जो सेल है जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? पोलन मदर सेल बोल सकते हैं। इसमें डिवीजन होगा, और डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट होने वाला है। मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये पहले तो दो सेल्स बनेंगी, ठीक है, और जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस बनेगा, उसके बाद होगा इसमें साइटोकाइनेसिस, तो यहां पास दीवार भी बन जाएगी, है ना। तो अब दो सेल्स बन चुकी हैं। इसके बाद मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड में क्या होगा कि यहां पास एक और डिवीजन होगा, और ऐसे बन जाएगा, टोटल 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। और देखिए बराबर है ये, इसी वजह से ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाएगी? आइसोबाइलेटरल कंडीशन या आइसोबाइलेटरल टाइप कहलाएगी। मेनली ये किस में पाया देखा गया है? आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट्स में, एक बीज पत्री पौधों। ठीक है, और इसमें खास बात यह है कि इसमें कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो ही रहा है, और साथ ही साथ क्या होता है? साइटोकाइनेसिस साथ ही साथ में होता है। तो लिख सकते हैं कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो दोनों साथ साथ हो रहा है ऐसा। अब साइमल्टेनियस की बात कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियस मेजरली पाया जाता है डाइकोट्स में। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधे में। इसमें क्या होगा कि ये जो सेल है, पॉलन मदर सेल, ठीक है, ये डिप्लॉयड होगी, और जब डिप्लॉयड है तो मियोसिस होगा। तो मियोसिस होगा तो कौन सा मियोसिस होगा? पहले मियोसिस फर्स्ट या रिडक्शन फर्स्ट बोल सकते हैं। इसमें बनेगा क्या? दो तरह की सेल, तो यहां बनेगा न्यूक्लियस तो बढ़ चुका है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही यहां पास, जैसा यहां पास बाउंड्री बन जा रहे थे, लेकिन यहां साइटोकाइनेसिस नहीं है। तो अब देखें यहां पास आगे की बात, तो आगे फिर से मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड होगा। अब जब मियोसिस सेकंड होगा
तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे देखिए, इधर इधर इधर, ठीक है। तो अब कुछ देर बाद यहां वॉल फॉर्मेशन होगा। वॉल फॉर्मेशन में यहां पास वॉल बनेगी, तो वॉल बनेगा तो कैसा हो जाएगा, देखिए वॉल मतलब दीवार बनेगी, ऐसे दीवार बनेगा, ये ऐसे, तीन इधर है एक पीछे होगा। तो ये वाला कौन सा है, ये टाइप कहला रहा है, इसको बोलते हैं टेट्राहिड्रल टाइप। ये कौन सा टाइप है, टेट्राहिड्रल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों ही थे, इसलिए हमने दोनों को देख लिया है। अब हम अगली क्लास में क्या देखेंगे, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। पॉलन ग्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दो लेयर पाई जाती है, बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली एंटाइन, बीच में न्यूक्लियस होता है। एक्साइन में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं, वहीं से पॉलन ट्यूब निकलना चाहती है। फिर उसके बाद एक्साइन में भी दो लेयर होते हैं, एक एक्सटेक्साइन एक्सेक्साइन, तो ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें हैं, फिर जर्म पोर के बारे में बात करेंगे। फिर हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे क्या, डबल फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, ये सब चीज देखेंगे एम्ब्रियो सेक में, पूरा कहानी देखेंगे। कल की जो क्लास होगी, अगली क्लास और ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, उसमें कॉन्सेप्ट मिलेगा। अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो आपके एमपीपीएससी में आ गए हैं, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन 22 पन्ने के बाद है, तो देखिए थोड़ा सा जो आपके एमपीपीएससी में इस बार आए, एक ही क्लास में आपके 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए इधर देखिए, ये क्वेश्चन आया था पार्ट नंबर सी में, पार्ट सी में, कि आवर्त बीजी पौधे में फीमेल गैमेटोफाइट को कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्ब्रियो से कहते हैं, ठीक है ना, ये ठीक है। तो ये हो गया, ये आज की क्लास में हमने देखा भी है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कैलोट्रोपिस एस्कल्पियडेसी फैमिली, जिसे सामान्य रूप से मदार कहते हैं। इसमें परागकण एकत्रित होता है, पॉलन ग्रेन कहाँ एकत्रित होते हैं, तो दो ठो मैंने बताया था, एक एस्कल्पियडेसी और दूसरा आर्किडेसी फैमिली। उसमें पॉलिनिया कहलाता है, पॉलिन बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनिया कहते हैं। ये आंसर था आपका। आगे देखिए, ये लाइकोप्सिडा में मेगास्पोरेशियम की दीवार की सबसे भीतरी परत, तो सबसे भीतरी परत जो इनर मोस्ट कौन सी थी, टैपिटम थी, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद।